वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS अकेडमी 334। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान पार्ट नंबर 2 स्वतंत्र भारत में राजनीतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या क्या आई थी। नंबर 1 पे आती है, भारत जब ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण अंग्रेज़ों के इतने सौभाग्य के कारण ब्रिटिश इंडिया को दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। यह विभाजन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ। पाकिस्तान अपना स्वाधीनता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत अपना स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाता है। जो पाकिस्तानी हैं वो 14 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं और हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण ब्रिटिश दो हिस्सों में बांट गया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। नीति के साथ भेंट। डिस्टनी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में अंग्रेजी भाषा का अनुदित अंश। हमने नीति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे सारी दुनिया सो रही होगी। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि आज रात 12 बजे सारी दुनिया सो रही होगी। भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगी। जो भारत है वो जब उठेगा तो एक नए स्वतंत्र दिवस की तरह उठेगा, एक नए माहौल की तरह उठेगा। एक ऐसे क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम अपने पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं। हमने जैसे एग्जांपल ले लेते हैं घर का। जब हम दूसरा घर छोड़ के आते हैं और दूसरे घर में जब हम शिफ्ट हो जाते हैं तो हमको बहुत ही गलत महसूस होता है। तब एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत होती है। जब एक का युद्ध हो जाता है, एक अंत हो जाता है, दूसरे का शुरुआत हो जाती है। और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है, अब इस देश की आत्मा, भारत की आत्मा एक बात कह सकती है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जनता ने दो बातों पर अपनी सहमति जताई। नंबर 1, पहली सहमति, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी सहमति, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। नंबर 1 पे आता है, पहली सहमति, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतंत्र सरकार के जरिए होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दोनों ने कहा कि लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, हिंदुस्तान में भी एंड पाकिस्तान में भी। दूसरी सहमति, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। मतलब ना गरीब देखेगी, ना अमीर देखेगी, ना मुस्लिम देखेगी, ना हिंदू देखेगी, ना ईसाई देखेगी, ना सिख देखेगी, कोई भी धर्म नहीं देखेगी, ना कोई अमीर गरीब का फर्क देखेगी। सरकार सबके हितों के लिए एक समान कार्य करेगी। 1947 की ये बात चल रही है। राष्ट्रीय निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ। एकता के सूत्र में बांधना। भारत को एक सूत्र में बांधे रखना भारतीय समाज के सारे नेताओं के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि भारत में वह भाषा, संस्कृति और धर्म के अनुयायी रहते हैं। भारत अपने आकार और विविधता में बड़ा देश था। आमतौर पर यही माना जाता रहा था कि इतने विविधताओं से भरे देश में यह कार्य चुनौतीपूर्ण था। भारत में सभी धर्म पाए जाते हैं। हमारे भारत में एक मेन चीज़ जो है वो सारे धर्म हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बौद्ध भी, सारे धर्म यहीं पाए जाते हैं। ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें पाए जाते हैं। अब आता है लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए
संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। यानी सभी नागरिक 18 साल के बाद वोट गिरने का सभी को राइट है, ना कि वो हिंदू देखेगा, ना मुस्लिम देखेगा, ना ईसाई देखेगा, ना गरीब ना अमीर। हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल दिया गया। बाद में संसद के थ्रू ही भारत में काम होता है। जैसे हम अपने यहाँ से विधायक देते हैं, विधायक से फिर एक मुख्यमंत्री जाता है, मुख्यमंत्री से सीएम जाता है, पीएम जाता है। पूरे समाज का भला करना, सभी समाज का भला हो सके ऐसे विकास करना, सबके साथ समानता का बर्ताव करना, सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। मतलब इसमें यह कहा गया है कि सभी समाज का भला हो सके ऐसे विकास करना, सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। मतलब ना हिंदू देखा जाए, ना ईसाई देखा जाए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, सभी नागरिक का सम्मान किया जाए। सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। जो अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग हैं, वो धार्मिक संस्कृति से अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। दे राष्ट्र सिद्धांत क्या था? दे वह, इसमें दी लिखा जाएगा, दे में ध ई वैध है। दी राष्ट्र सिद्धांत ये मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत मुस्लिम लीग 1906 में बनी। इस उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत मुस्लिम लीग 1906 में बनी। इसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। जो मुस्लिम के लीग थे वो मुसलमानों की रक्षा करने के लिए ये मुस्लिम लीग दिया गया। इसके अंतर्गत भारत 2 कौमों का देश था। उन्हें मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। जो मुस्लिम मोहम्मद जिन्ना थे, मोहम्मद जिन्ना अली ने एक पाकिस्तान की आवाज़ उठाई। उन्हें मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसने मुसलमानों का दब के विरोध किया। द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ पश्चिम तो सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी जी जो इसके नेतृत्व थे, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो खिलाफ मुसलमानों में रहे तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन थे? पाकिस्तान के खिलाफ कौन मुसलमान थे? नंबर 1 पर जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सिद्धांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम इनका गांधी भी था, इन्हें गांधी भी कहा जा सकता है। हम आगे पढ़ेंगे विभाजन की मुख्य समस्या चुनौतियाँ। नंबर 1 पर जाएगा हिंदू और मुस्लिम पूरे देश में के पूरे देश को बांटना आसान नहीं था, क्योंकि विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं थी। मतलब हमारे पास इतनी पूंजीकरण नहीं थी, हमारे पास इतना धन नहीं था कि हम दोनों को इक्वालिटी दें, और हमारे पास इतनी भी जायदाद नहीं थी कि हम उनको ज़्यादा दे सकें। विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट न होने के कारण 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि तक भी लोगों को यह पता नहीं था कि वह भारत में होंगे या पाकिस्तान में। 14 और 15 तारीख की मध्यरात्रि को ये भी नहीं पता लोगों को कि आधे लोग पाकिस्तान होंगे या हिंदुस्तान, किसी को कुछ नहीं मालूम था। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक के दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना नामुमकिन था। एक तो पश्चिम बांग्लादेश था, जो कि पश्चिम पाकिस्तान के नाम से भी बना, और एक पाकिस्तान।
ऐसे 2 इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। एक पाकिस्तान पंजाब की तरफ ज़्यादा मुसलमान थे उस वक्त। पंजाब एक पूरा ही हुआ करता था, और एक बांग्लादेश जो इस वक्त अलग है, पाकिस्तान से भी अलग है बांग्लादेश। सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। सभी मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने भी किया था, मोहम्मद जिन्ना खान का। पंजाब और बंगाल के कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे। ज़िले के आधार पर बंटवारा किया गया था। चंद घंटों में बड़ी संख्या में देश खाली करने की समस्या। बस चंद घंटों में, मतलब कुछ ही पल में देश को खाली करने की बात हुई। यहाँ के हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंगाल में मुसलमान चले जाएंगे। और कुछ मुसलमान जिनकी इच्छा थी कि हिंदुस्तान में रहें, उनको कोई भी दबाव नहीं दिया गया कि तुम पाकिस्तान ही जाओ या बांग्लादेश ही जाओ। उस वक्त 14% मुसलमान हिंदुस्तान में रहे थे। विभाजन के परिणाम: सांप्रदायिक हिंसा, लूटपाट, आगजनी जैसे बरदाते हुए। हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ी लड़ाई हुई 14 अगस्त को। सांप्रदायिक हिंसा हुई, लूटपाट हुई थी। मुसलमान हिंदुओं दोनों को लूट रहे थे। पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे थे तो उधर के मुसलमान लूट रहे थे, तो हिंदुस्तान से मुस्लिम जा रहे थे तो वो हिंदू लूट रहे थे। यानी पश्चिम पाकिस्तान से जो भी आ रहा था, जो हिंदू आ रहा था, तो उसे कौन लूट रहे थे? मुसलमान। और जो यहाँ से हिंदुस्तान से मुसलमान जा रहा था, कौन लूट रहे थे? हिंदू। देश में अचानक बड़े पैमाने पर आकस्मिक स्थानांतरण हुआ। विभाजन के समय लोगों को अपना जन्म स्थान के साथ सामान छोड़कर जाना पड़ा और मजबूरन को शिविरों में रहना पड़ा। शिविरों में कैंप लगाकर, जैसे 2 तख्ते लगाकर रहना पड़ा उनको। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्या, जबरन शादी की गई। महिलाओं के साथ जो हुआ, बलात्कार भी हुआ, हत्या भी हुई, जबरन शादी भी की गई। संपत्ति का बंटवारा, प्रशासनिक वस्तु, मेज, कुर्सी, पुलिस के अर्थशास्त्र जैसे सभी वस्तुओं का बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि मेज, कुर्सी, पुलिस के अर्थशास्त्र मतलब पहनने के कपड़े तक का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुआ। 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। जो पाकिस्तान गए थे और बंगाल गए थे, उन्होंने 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत। और सरकार इन पर सीमा नियंत्रित रखती थी। देशी रजवाड़े जबरा का लेकिन राजा ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। जो राजा थे वो ब्रिटिश के साथ ही रहना चाहते थे। रजवाड़ों की संख्या, रजवाड़ों की समस्या। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की थी कि भारत पर इसके साथ ही रजवाड़े ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो गए। सभी 565 रियासतों अंग्रेजी शासक की संपत्ति के साथ कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। इसमें ये कहा जा रहा है, आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन के घोषणा की थी कि भारत पर इसके साथ ही रजवाड़े ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। जो रजवाड़े थे वो ब्रिटिश से अधीनता आज़ाद हो जाएंगे। सभी 565 रियासतें अंग्रेजी शासन की समाप्ति के साथ कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेज़ों का नज़रिया। अब देखो अंग्रेज़ों का नज़रिया क्या था। राजाओं के सामने विकल्प। जो अंग्रेज़ों का नज़रिया था वो राजाओं के सामने विकल्प रखे थे।
अपनी मर्जी से चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, भारत में शामिल रहें, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। अपनी मर्जी से चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या भारत में ही रहे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। जो राजा थे, जहाँ से 565 जो राजा हुआ करते थे उस वक्त, उनको अपना अपना विचार करने का मोहलत दिया कि वो पाकिस्तान जाएं या हिंदुस्तान रहें या फिर अपना अलग राज्य बनाए रहें। ये उनको आश्वासन दिया। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। सरकार का नज़रिया। अंतरिम सरकार को लगा कि भारत के विभिन्न आकार के देशों में बट जाने की संभावना होने जा रही है। अंतिम सरकार को लगा कि भारत के विभिन्न आकार के देशों में बट जाने, भारत के विभिन्न आकार। यहाँ देखो, अंग्रेज क्या दिमाग लगा रहा है कि भारत के कई टुकड़े होंगे। समझ आ गया ना? पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो कर ही दिया अंग्रेज़ों ने। अब यहाँ में दिमाग लगा रहे हैं कि भारत के विभिन्न आकार के देशों में बट जाने की संभावना भी होने जा रही है। सरकार ने अपना कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। उनका मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मन मर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। मुसलमानों का भी कहना था कि वो उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाए रजवाड़ों के, क्योंकि वो किस देश में जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, कोई या अपना देश कंट्री अलग बनाए रखें। इसमें देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्हें 1918 के खेड़ा सत्याग्रह तथा 1928 के बारडोली सत्याग्रह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नेताओं के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक तो 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में भी भाग लिया था। 1918 के बारडोली सत्याग्रह के बाद स्वतंत्र आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में भी माना गया। जो 1928 के बारडोली सत्याग्रह के वो एक बड़े नेता रहे। 565 राजवाड़ों के शासकों को मनाना ने समझने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई और अधिकतर को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कई रजवाड़ों को तो भारत में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। सरदार पटेल ने बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहल के द्वारा इस जटिल कार्य को पूर्ण किया। उनके राजनीति अनुभव, कूटनीति कौशल और दूरदर्शी के कारण अधिकतर रियासतों स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व भारत में विलय की सहमति दे चुकी थी। सरदार पटेल द्वारा एकीकरण की चुनौतियों का सामना करने पर भी कुछ रजवाड़ों को विशेष शर्त के आधार पर विलय करने में सफलता मिल पाई। आज़ादी आज के उड़ीसा में 26 रजवाड़ों और छत्तीसगढ़ में 14 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े रजवाड़ों और 119 छोटे रजवाड़े शामिल थे। सौराष्ट्र में जो थे 14 बड़े रजवाड़े थे और 119 छोटे रजवाड़े शामिल थे। सरदार पटेल को लोहा पुरुष की अवधि दी गई थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हें एक लोहा पुरुष भी कहा गया, बड़े मजबूत पुरुष भी कहा गया। खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 में सरदार पटेल द्वारा सबसे पहला संघर्ष हुआ। गुजरात का खेड़ा क्षेत्र में भयंकर सूखे की चपेट के कारण किसानों ने अंग्रेजों सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब वह नहीं माने तो वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया। उन्हें
कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को चूकना पड़ा और करों में राहत मिली। यह सरदार पटेल की सबसे पहली सफलता की जा सकती है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने 1918 में एक किसान करके गुजरात का खेड़ा क्षेत्र में भयंकर सूखी चपेट के कारण किसानों जो बाद में अंग्रेजों ने सरकार ने किसानों पर कर माफ किया। बारडोली सत्याग्रह। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजराती प्रमुख किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल द्वारा किया गया, उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने उस लगान वृद्धि पर जमकर विरोध किया। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा आंदोलन निभाई। 1928 में सबसे पहला आंदोलन यही का रहा। सबसे मजबूत लीडर भी ये रहे हमारे देश के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में गुजरात में प्रमुख किसानों आंदोलन, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इन्होंने 1928 में सबसे पहले आंदोलन गुजरात में किया और किसान आंदोलन किया। आज भी भारत में किसान आंदोलन राकेश डकैत के पास है अभी। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। जब किसानों को कर चुकाना पड़ता था तो 30% देना पड़ता था। पटेल ने उस लगान वृद्धि पर जमकर विरोध किया। सरकार ने सत्याग्रह को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। अंत में विरोध होकर किसानों की बात को मानना पड़ा और दम घटाकर 6.3% कर दिया गया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहीं की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। वहाँ की गुजराती महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बाद में लिखा गया था। पहले वल्लभ भाई पटेल था, फिर उसके बाद सरदार। गुजरात की महिलाओं ने उनको नाम दिया। क्या दिया? सरदार का नाम दिया। कहाँ की महिलाओं ने? गुजरात की महिलाओं ने। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल को कहाँ की महिलाओं ने सरदार का नाम दिया? वहाँ गुजरात भी आ सकता है कि गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या नाम दिया, ये भी आ सकता है। तो हमें याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो नाम दिया सरदार का, वो गुजरात की महिलाओं ने नाम दिया। एकता के सूत्रधार। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के तौर पर गुजरात राज्य की नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के निकट विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, 182 मीटर है। देखो, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो उप प्रधानमंत्री भी रहे एवं गृह मंत्री भी रहे और नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के निकट विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी इन्हीं की इस वक्त है गुजरात में। इसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। प्रशासनिक क्षमता और दृष्टि निश्चय होने के कारण सरदार पटेल लोहे पुरुष के नाम से लोकप्रिय हैं। सन 1991 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से रत्न से वो किया गया? मरणोपरांत भारत रत्न से क्या किया गया? उनको दिया गया 1991 में। 4 रियासतों के विलय में दिक्कत बहुत आई, मतलब बहुत दिक्कत आई। 4 जो विलय थे,
नंबर 1 माही कश्मीर, नंबर 2 हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। विलय का सहमति पत्र एक ऐसे कानूनी दस्तावेज था जिसे पहली बार ब्रिटिश द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था और सन 1948 में इसका इस्तेमाल किया गया था कि ब्रिटिश तत्वोपरित सर्वोपरि के अंतर्गत प्रत्येक रियासत के शासक को ब्रिटिश भारत के बंटवारे से बने भारत था पाकिस्तान किसी भी एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया। विलय पत्र पर तीनों विषय रक्षा, बाहरी मामले और संचार पर अधिकार और प्राप्त करने के लिए था। इसमें सबसे पहला है कश्मीर की रियासतों का विलय। कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। वह न भारत में शामिल होना चाहते थे न ही पाकिस्तान में। जो कश्मीर था वो न पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था न हिंदुस्तान में, वो एक अलग ही बनना चाहता था। कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान अपना मानता है। कश्मीर जो है वो पाकिस्तानी है, वो कश्मीर को अपना मानते हैं, इसलिए वह उसे अपने में शामिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अपना दबाव बनाने के लिए कश्मीर में अपनी सेना यह सोचकर भेजी कि वहाँ की मुस्लिम जनसंख्या उनका साथ देगी। राजा हरि सिंह पर दबाव बनाया गया कि वह पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो कश्मीर को दबाव घेर रहे हैं कि तुम हमारे में शामिल हो जाओ, बट जो राजा हरि सिंह है वो दबाव उन पर बढ़ते जा रहा है, डेली जा रहा है कि वो हमारे में शामिल हो जाए। अर्थात राजा ने भारत से मदद मांगी। हरि सिंह ने पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी, हरि सिंह ने हिंदुस्तान से मदद मांगी, भारत से मदद मांगी, और भारत ने उनकी मदद भी की। भारत ने जो है मदद भी की कि इस नज़रिए से मदद नहीं की कि वो हमारे में शामिल नहीं हो रहे हैं तो हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि भारत ने एक सच्चे दिल का और एक भारतीय होने का फ़र्ज निभाया और उन्होंने कश्मीर की मदद की। भारत ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर कश्मीर रियासत को भारत में शामिल कर लिया। हरि सिंह ने तो पाकिस्तान जाने से मना ही कर दिया। वो तो पहले बोल रहा था कि ना हम पाकिस्तान जाएंगे ना कि हिंदुस्तान, बट जब पाकिस्तान वालों ने कश्मीर पे हमला करना शुरू किया तो उस वक्त हिंदुस्तान से उन्होंने मदद मांगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे ज़बरदस्ती नहीं की थी, परंतु उनसे सहमति पत्र पर सिग्नेचर कर लिए, हस्तक्षेप करवा कर कश्मीर रियासत को भारत में शामिल कर लिया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी बड़ी भूमिका निभाई। भारत का रुख लचीला था। कश्मीर को विशेष अधिकार संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा दे दिया गया। 370 द्वारा दिया गया। वहाँ का जो मुख्यमंत्री था तो उससे प्रधानमंत्री का हक दिया जाता था। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का अपना संविधान बना, प्रशासन उसी के अनुसार चलता रहा। भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की भांति पदनाम मिला। भारतीय नागरिक इस राज्य में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते, अर्थात इस राज्य में संपत्ति का मूलभूत अधिकार वहाँ के नागरिक को ही था। जो जम्मू कश्मीर का है तो उसी को वहाँ की कश्मीर का जो कश्मीर में रहने वाला है वो उस कश्मीर में ही जगह खरीदेगा, ना कि यहाँ के उत्तर प्रदेश का वहाँ जाके ज़मीन खरीद ले, हिमालय का वहाँ जाके ज़मीन खरीद ले, उत्तराखंड का वहाँ जाके ज़मीन खरीद ले, दिल्ली का वहाँ जाके ज़मीन खरीदे। ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं था। सिर्फ जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ही कश्मीर में जगह खरीद सकते थे और जगह को बेच सकते थे, ना कि भारतीय कोई भी वहाँ के ले सकता था। और इसका अनुच्छेद 370 में कश्मीर का जिक्र संविधान में दिया गया है। कश्मीर मुद्दा धारा 370 और
35A को हटाया जाना था। भारत में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान को स्थापित करके एक झंडे एवं सरकार का एक प्रधान बनाया जाना जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति के खिलाफ था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, परंतु देश के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक कठोर और अहिंसी कदम उठाते हुए 15 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड को छोड़कर बाकी को निष्प्रच कर दिया। जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इससे जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा स्थापित हो गया। संविधान के अनुच्छेद 35A को मूर्त घोषित कर दिया। अनुच्छेद 35A को मूर्त घोषित कर दिया कि 35A कोई भी हमारे संविधान में नहीं था। और जो अब जो है अभी जो समय पे है, तो जो कश्मीर है वो इंडिया का ही अब भाग है, ना कि पाकिस्तान का किसी का भी ना। अब कश्मीर है, हमें अपनी खुद की सरकार है, वो इंडिया के ही थ्रू चलता है। अब 5 अगस्त 2019 के बाद से अनुच्छेद 370 तथा 35 जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ा? जम्मू कश्मीर का प्रत्यक्ष विद्वान उसका झंडा नहीं रहा। दोहरी नागरिकता समाप्त हो गया। वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकेगा। संसद द्वारा प्रणीत सभी कानून लागू होंगे। अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा। अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पा सकता है। पहले तो हमारे देश का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का, यहाँ का कोई भी कश्मीर में कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। बट अब ये कानून को हटा के अब नया कानून बना दिया गया, जो कि हम वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, अलाउ है हमें। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय। हैदराबाद के राजा को निज़ाम कहा जाता था। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। वह किसानों का शोषण करता था। निज़ाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और निज़ाम ने उन आंदोलनों को कुचलने के लिए अपने राजाकार अधिशोषित बल भेजे। राजाकार बहुसंप्रदायिक थे। वह गैर मुसलमानों को अपना निशान बनाने लगे। जो राजाकार थे बहुत सांप्रदायिक थे और वह गैर मुसलमानों को निशाना बनाने लगे, मारने लगे, कूटने लगे, उनको धमकी देने लगे। राजाकार ने लूटपाट मचाई, हत्या की। वह बलात्कार पर उतारू हो गए। वहाँ लूटपाट हुई, हत्या हुई और महिलाओं का बलात्कार भी होना शुरू हो गया। भारत में कार्यवाही। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके खिलाफ भारतीय सेना भेजी। भारत ने सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन पोलो द्वारा उन्हें हरा दिया। जो भारत से जो सेना गई थी वो कौन सी गई थी? ऑपरेशन पोलो। जो हैदराबाद के लोगों को बचाया, कौन सा ऑपरेशन था वो? ऑपरेशन पोलो द्वारा उन्हें हरा दिया गया। हैदराबाद के निज़ाम को सितंबर 1948 में आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। इसके बाद हैदराबाद रियासत का विलय भारतीय संघ में हो गया। सितंबर 1948 में भारत में हैदराबाद शामिल हो गया। मणिपुर रियासत का भारत में विलय। मणिपुर के राजा बोधचरण सिंह ने भारत में विलय के सहमति पत्र पर हस्तक्षेप किए। इसके बदले में उनकी स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग जून 1928 में किया गया। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती कि मणिपुर का विलय भारत में हो। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो राजनीतिक पार्टी हैं, वो चाहती थी कि भारत में मणिपुर शामिल हो जाए। बट वहाँ की जनता जो चाहती थी कि वो वहाँ भारत में मणिपुर की जो जनता थी वो भारत में नहीं आना चाह रही थी। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना हैदराबाद।
नागपुर अधिवेशन 1920 में, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना निश्चित हुआ था। 1920 में, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना निश्चित हुआ था। पुराने मद्रास में तेलुगु भाषा क्षेत्र में विरोध हुआ। मद्रास में वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्य शामिल थे। पुराने मद्रास में तेलुगु भाषा क्षेत्र में विरोध हुआ। तेलुगु भाषा में मद्रास में वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्य शामिल थे। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनने की मांग को लेकर था। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर था। तेलुगु भाषा क्षेत्र को अल्ट कर आंध्र प्रदेश बनाने के लिए पोटिया श्रीरामुलु अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन बैठे? श्रीरामुलु निश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए। कहाँ के? तेलुगु भाषा के क्षेत्र को अल्ट कर आंध्र प्रदेश बनाने के लिए पोपटी में 56 दिन बाद पोटू श्रीराम की मृत्यु हो गई। श्रीरामल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात हिंसक आंदोलन हुए। लोग भड़क गए और लोग सड़कों पर आ गए और कांग्रेस के विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। अंत में नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश के मांग मान ली। दिसंबर 1952 में अलग राज्य बनाने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश को जो बनाया गया वो दिसंबर 1952 में इस राज्य को अलग किया गया। किसको? आंध्र प्रदेश को। कौन से राज्य को अलग किया? दिसंबर 1952 में। तो हमारा आएगा आंध्र प्रदेश। किसके नेतृत्व में हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह हुआ। 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग SAC का राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। इस आयोग का कार्य था कि देश में जनसंख्या के आधार पर कितने लोग किस भाषा को बोलने वाले और कितने लोग रहते हैं इसका आकलन करना। राज्यों की सीमा का निर्धारण, वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 में प्रस्तुत की तथा उसके आधार पर संसदीय में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। आयोग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र 1951 की जनगणना के मुताबिक देश में 844 भाषाएं बोली जाती हैं। 1951 के जनगणना में जो था 844 लैंग्वेज भाषाएं बोली जाती थी। आयोग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र 1951 की जनगणना के मुताबिक देश में 844 भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन 91% लोग मात्र 14% बोली जाती थी। मात्र 14% बोली जाती थी। लोग मात्र 14% बोलते थे। इस आधार पर 14 राज्यों की अनुशंसा की जाती। इसके भौगोलिक वितरण और भाषा क्षेत्र पर एक रुकता है और 19% लोग भाषाई राज्य के पक्ष में हैं। भाषा 90% जो लोग हैं वो भाषाई राज्य के पक्ष में हैं और भौगोलिक वितरण और भाषा क्षेत्र पर एकता रुकता है। भारत के आधार पर सिफारिशों को मानते हुए देश को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में बांटा गया। 6 प्रदेश, 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। भाषा पर राजनीतिक संघर्ष।
1960 में भाषा के संघर्ष के कारण गुजरात और महाराष्ट्र बने। 1960 में भाषा के संघर्ष के कारण गुजरात और महाराष्ट्र बने। 1966 में पंजाबी बहुल क्षेत्र को अलग किया और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब बहुल क्षेत्र को, बहुत बड़ा पंजाब हुआ करता था, तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांट दिया गया। 2000 में क्षेत्रीय अनुशासन के आधार पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बने। 2000 में क्षेत्रीय अनुशासन के आधार पर